तो जिस टॉपिक पर मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहा हूं वह है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम शिक्षा आयोग के गठन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का ये प्रथम शिक्षा आयोग था दोस्तों, और उसी की चर्चा इस वीडियो में मैं करूंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जितने भी शिक्षा आयोगों का गठन हुआ उन सब की चर्चा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में किया है दोस्तों। अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जहां से जा करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के आने वाले अनेक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जिस आयोग की चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वह है राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्वतंत्रता पूर्व अनेक शिक्षा आयोगों का गठन हुआ और उन सब ने उच्च शिक्षा पर बहुत जोर दिया, नीचे की शिक्षा पर भी जोर दिया, लेकिन उच्च शिक्षा में ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि इसके गठन की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है या राधाकृष्णन आयोग है, इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, इसके उद्देश्यों की चर्चा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसने किन किन क्षेत्रों पर कार्य किया और इसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया सरकार के सामने, क्या सुझाव दिए सरकार को। साथ ही दोस्तों, मैं आपको इस रिपोर्ट के आधार पर जो उच्च शिक्षा में इन सब बातों का इम्प्लीमेंटेशन किया गया उसके क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम हुए, इन सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का प्रथम शिक्षा आयोग था, मैंने शुरू में ही कहा। दोस्तों, इसमें जो समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितनी भी कमेटियां शिक्षा से रिलेटेड गठित की गई थी उन सब ने कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का ही प्रयास किया। जो भी चीजें उन्होंने सुधार की बातें की वो सिर्फ अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, तो अपने सुविधा को ध्यान में रख करके, अपने लाभ को ध्यान में रख करके ही कमेटियों का गठन किया जाता था। तो दोस्तों, उन सबको, खास करके उच्च शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं, तो उच्च शिक्षा को बेहतर स्थिति में लाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने निर्णय लिया कि इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए और उस आयोग की कमान यानी अध्यक्षता किसे सौंपी जाए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक जाने माने शिक्षाविद थे, एक ग्रेट फिलोसोफर थे दोस्तों, और 20वीं शताब्दी के एक महान राजनेता और प्रख्यात, दोस्तों, महान राजनेता के साथ साथ प्रख्यात विचारक थे। और इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। दोस्तों, इसका कमेटी का गठन, ध्यान दीजिए, इस कमेटी का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया। दोस्तों, अब हम लोग उद्देश्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। चूंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए इसका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर ही राधाकृष्णन आयोग नाम पड़ा था। दोस्तों, एक अन्य नाम इसका और क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो चलिए इसके उद्देश्यों को अब एक एक करके देखते हैं कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, आयोग के गठन के क्या उद्देश्य थे। तो यूनिवर्सिटीज एजुकेशन था, उसका पुनर्गठन करना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जितनी भी शिक्षा आयोगों का गठन हुआ उसने विश्वविद्यालय शिक्षा को अपने अनुसार, यानी कि अंग्रेजी शासन था और उसने अपने शासन के अनुसार ही उसका गठन किया था। इसलिए जरूरी था कि स्वतंत्र भारत में एक नए नेतृत्व कौशल वाले व्यक्तियों के साथ
उनको उन्नत करके विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन करना, और इसी के साथ ही दोस्तों शिक्षा को, एजुकेशन को व्यवहारिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक और मानवीय गुणों के अनुकूल बनाना, साथ ही साथ दोस्तों नैतिकता का विकास करना। क्योंकि उस समय के जो स्वतंत्रता पूर्व की जितनी भी शिक्षा प्रणालियां थी वो सभी कहीं न कहीं नैतिकता का विकास की बात जब आती है तो वो सभी जो हैं वो काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। और साथ ही साथ अगर धार्मिक सांस्कृतिक की बात करें तो वो तो अपने धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। भारतीय धर्म को मानने वाले, भारत के अंदर जो धार्मिक व्यवस्था थी उसका वो प्रतिरोध करते थे। सांस्कृतिक व्यवस्था तो अंग्रेजों ने करीब करीब बर्बाद कर दिया था, मानवीय गुण तो था ही नहीं। तो इन सबको अनुकूल बनाना, नैतिकता का विकास करना और साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन करना, ये आयोग के मुख्य गठन के उद्देश्य थे दोस्तों, और ये बहुत ही एसेंशियल था। इससे और साथ ही साथ दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि नेतृत्व क्षमता, क्योंकि नेतृत्व क्षमता वाले जो अगर विश्वविद्यालय शिक्षा को बेहतर करना है तो इस तरह के व्यक्तियों को विकसित करना होगा जो इस तरह के परिवर्तन को सही तरह से नेतृत्व कर सके। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कमिटी, इस आयोग यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी और उनके नाम भी हम एक एक करके देखेंगे। तो इस आयोग में कुल 10 सदस्य थे दोस्तों, और सभी अपने आप में एक से एक महान जानकार, विशेषज्ञ, दार्शनिक, विचारक। तो उन सबको अगर हम लोग एक एक करके देखें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पूर्वी धर्मों और नैतिकता के प्रोफेसर थे और नैतिकता पर तो जोर दिया गया था। डॉक्टर ताराचंद ये भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार और सचिव थे दोस्तों। उसी तरह से डॉक्टर जेम्फे डफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया दोस्तों, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उसके बाद डॉक्टर कर्म नारायण बहल, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर जॉन जे टिग्रेट और श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। आपको क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है दोस्तों, 10 सदस्य थे, आपको बोलेगा कि इनमें से कौन कौन से सदस्य इस आयोग के सदस्य थे, मतलब इनमें से कौन कौन व्यक्ति इस आयोग के सदस्य थे। तो आपको हो सकता है कि 2 से अधिक दे दे, कोई एक ही पूछे कि इनमें से कौन उस आयोग के अध्यक्ष सदस्य रहे थे। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना होगा, इसलिए इनकी नामों को आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्यों पड़ा। अभी तक हमने देखा कि इसका नाम राधाकृष्णन आयोग क्यों पड़ा। तो राधाकृष्णन आयोग इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि वो इसके अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था, राधाकृष्णन आयोग। लेकिन विश्वविद्यालय आयोग इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मूल काम क्या था, इसका मूल कार्य था विश्वविद्यालयी स्तर के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उसकी समस्याओं को बेहतर करना, उसको जान करके उसको दूर करने का प्रयास करना, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी संरचना को बेहतर करना, इस पर सुझाव प्रस्तुत करना। साथ ही साथ दोस्तों विश्वविद्यालय स्तर की जो समस्याएं लगातार अंग्रेजी राज से चली आ रही थी उसका निराकरण करना इसका मूल काम था, और इसीलिए इसका नाम पड़ा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो क्या गया कि इस आयोग के सहयोग और सुझाव के लिए कुछ संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया और उनका हम लोग यहाँ पर एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। तो पहला था CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इसका गठन जो था 1920 में हुआ और इसका फिर पुनर्गठन हुआ 1935 में। संस्था था दोस्तों IUBE यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अंतर विश्वविद्यालयी शिक्षा परिषद।
इसका गठन हुआ 1925 में। इन दोनों संस्थाओं ने दोस्तों भरपूर इस आयोग को भरपूर सहयोग दिया और अपने स्तर से इसमें क्या क्या सुधार किए जाएं इसका इन्होंने सुझाव दिया। करेंगे दोस्तों आयोग के जांच के कौन कौन से विषय प्रदान किए गए, तो इसमें पॉइंट वाइज मैं आपको यहां बता रहा हूं कि विश्वविद्यालयों को का भली भांति अध्ययन कर उनकी समस्याओं का पता लगाना, यानी हर यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उनका प्रॉब्लम देखना है और उनमें क्या क्या समस्याएं हैं जो अंग्रेजी राज्य से चलती आ रही है उनका पता लगाना। विश्वविद्यालयों के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से जुड़े सब्जेक्ट में सुझाव देना। उच्च शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी उच्च शिक्षा का क्या लक्ष्य है और जो पहले से जिसके बारे में हमेशा समस्याएं रही हैं उनका निर्धारण करना। दोस्तों उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय एवं आवश्यकता अनुसार सुझाव देना कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। उच्च शिक्षा के शिक्षण के स्तर को बढ़ाना, जो पहले से हमेशा नीचे है उसको बेहतर करना और भारतीय व्यवस्था के अनुसार, भारतीय शिक्षण व्यवस्था के अनुसार छात्रों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना। साथ ही छात्रों में अनुशासन को बढ़ाना। सबसे बड़ी बात अभी शुरू में ही मैंने बताया कि नैतिकता का उद्देश्य रखा गया था और ये विषय के रूप में भी प्रदान किए गए थे, अनुशासन को बढ़ाना, जो पहले अंग्रेजी राज में बिल्कुल भी नहीं थी। कल्याण, छात्रों के कल्याण की तो ध्यान ही नहीं रखी जाती थी, तो ऐसी योजनाएं बनाना। उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना। दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम, अवधि और सिलेबस के विषय में सुझाव प्रस्तुत करना। तो ये थे उस समय के आयोग के जांच के विषय, यानी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रथम शिक्षा आयोग यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग थी, उसे जांच के जो विषय प्रदान किए गए थे। तो जांच के विषय तो प्रदान कर दिए गए, अब सुझाव क्या दिया इस कमेटी ने, इस आयोग ने क्या सुझाव प्रस्तुत किया राधाकृष्णन आयोग ने सरकार को। तो देखिए आयोग ने 25 अगस्त 1949, ध्यान दीजिए 25 अगस्त 1949 को 747 पेज की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए। आयोग ने अध्यापक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए उचित वेतनमान, भविष्य निधि, जीवन बीमा, पेंशन आदि का सुझाव दिया। दोस्तों कहा गया कि जो रिटायरमेंट एज 60 है उसको 64 किया जाए। ये बातें भी टीचरों के लिए, जो मतलब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे उनके लिए, जो लेक्चरर थे उनके लिए आयोग ने ये सुझाव दिया। आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का समय दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 180 दिन, माफ कीजिए 180 दिन स्कूल चलने चाहिए, उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उसके बारे में। और जो इंटरमीडिएट से नीचे के हैं 12 वर्ष की जो शिक्षा होनी चाहिए, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा, और वो भी कम से कम 180 दिन चलने चाहिए। उसके बाद आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में क्या क्या दिया, तो देखिए व्यावसायिक शिक्षा में वाणिज्य यानी कॉमर्स, अभियांत्रिकी, तकनीकी, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के सुझाव दिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर हर चीज़ को हम यहाँ पर आपके साथ डिटेल में बात करें, बस हम लोग को जितना ध्यान रखना है, जितना याद रखना है कि किन किन क्षेत्रों में सुधार के सुझाव दिए, तो उसमें हम लोग को ध्यान देना है वाणिज्य, अभियांत्रिकी, तकनीकी, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में। तो इससे अधिक जो है अभी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षा के माध्यम में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को, ध्यान दीजिए, शिक्षा के माध्यम में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को सीधे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि जब स्वतंत्रता मिली थी तो सबसे पहले लोगों को लगा था कि अब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों से छुटकारा मिला,
तो सीधे ये बातें कहा गया कि नहीं, सभी भाषाओं को, खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उनको जानना चाहिए और उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। और उच्च शिक्षा में त्रिभाषा के रूप में देखिए क्या क्या, प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा जो सेंट्रल की भाषा होती है, और अंग्रेजी को स्वीकार करना चाहिए। ये 3 तरह की भाषाओं की बात कही गई। तो त्रिभाषा की बात आई थी किसमें? राधाकृष्णन आयोग में। आयोग ने सुझाव दिया कि परीक्षा प्रणाली को बदलकर कैसा कर देना चाहिए? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाएं, और 5 वर्ष के अनुभव जिसे हो उसी को परीक्षक नियुक्त किया जाए, उससे नीचे वाले को परीक्षक नियुक्त न किया जाए। आयोग ने प्रथम श्रेणी के लिए 70% प्राप्तांक रखा, द्वितीय श्रेणी के लिए 55% का सुझाव दिया, और तृतीय श्रेणी के लिए 40% प्राप्तांक निर्धारित करने का सुझाव दिया। दोस्तों, ये उच्च शिक्षा से संबंधित बातें कही, सुझाव जो दिए इस आयोग ने। किस आयोग ने? राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। बात कर लेते हैं कि आयोग के प्रभाव एवं परिणाम के विषय में। तो देखिए, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति था, उसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी में बदल दिया गया। यानी कि यूजीसी का गठन किया गया कब? 1953। और इस आयोग का ही ये प्रस्ताव था और उसी के आधार पर इसका गठन किया गया। 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा हेतु समिति का गठन किया गया। उच्च शिक्षा कहाँ का? ग्रामीण स्तर का। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, कानूनी एवं चिकित्सा आदि की शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो सुझाव दिया था आयोग ने। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में 1949 में, दोस्तों ध्यान दीजिए, कहाँ? तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। 1949 में एनएसएस और 1963 में एनसीसी बनाई गई। बाद में एनसीसी को स्कूली स्तर पर भी लाया गया। तो विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में छात्र कल्याण हेतु दोस्तों एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की स्थापना, डीन ऑफ स्टूडेंट्स की नियुक्ति की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे क्या? नेतृत्व क्षमता का विकास की जो बात कही गई थी वो सामने लाना था। तो ये सब चीज़ों की जरूरत थी। स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली लागू की गई, जिससे क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के मध्य एक रिलेशन स्थापित हो सके और विद्यार्थियों के मन से संकोच का भाव दूर हो सके।